दो शख्स और नईम के कमरे में दाखिल हुए। एक हिंदुस्तानी लड़की और उसके साथ एक लड़का, दोनों तालिब इल्म। आइए आरिफ साहब, नईमुद्दीन ने कहा। मिजाज अच्छे हैं, आप दोनों तशरीफ लाए, मुझे बड़ी खुशी है। बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हुई थी। मुझे डर था कि मेरा रुका आपको वक्त से न मिले और आप आ न सकें। और लड़की की तरफ मुड़कर, करीमा बेगम, आप आजकल कहाँ रहती हैं? मैं तो 2 महीने बाद आज आपसे मिल रहा हूँ। कोट उतार डालिए आप दोनों, और आइए यहाँ आग के करीब बैठिए। मैं इस काउच को और आग के पास खींच देता हूँ। कैसा खराब मौसम है, और आप दोनों तो यहाँ से बहुत दूर रहते हैं। एक एयरलेस कोर्ट और एक गोल्डर्स ग्रीन। आपका साथ कहाँ हो गया? वो बगैर अपने मेहमानों के जवाब का इंतजार किए हुए मुसलसल बोलता जा रहा था, और साथ ही साथ कमरे में इधर उधर कुर्सियां वगैरह ठीक करता जाता था। किताब, कागज, अखबार कमरे में चारों तरफ बिखरे पड़े थे। काउच उसने साफ की और उसे आग के सामने खींच लाया। एक सिगरेट की खाकदानी उसकी कुर्सी के पास नीचे फर्श पर रखी हुई थी। उसको ठोकर लगी और खाक तमाम कालीन पर बिखर गई। दोनों नौवारिद दरवाजे से 2-3 कदम आगे बढ़कर कुछ ठिठक कर रह गए। उनकी नजर अंग्रेज लड़की पर पड़ी, जो उनकी तरफ पीठ किए हुए 2 सियाह पर्दों के दरमियान खिड़की के पास खड़ी हुई बाहर सड़क की तरफ देख रही थी। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा। कमरे की धुंधली रोशनी, नईम की घबराहट और उसका एक लड़की के साथ अकेला होना, उन्होंने इन सब बातों को मिलाकर अपने जहन में एक मुकम्मल तस्वीर बना ली, और उनके लबों पर एक मानी खेज मुस्कुराहट नजर आई। माफ कीजिएगा, कहीं हम लोग वक्त के पहले तो नहीं आ गए और आपको जहमत दी, आरिफ ने कहा। यह कसूर मेरा है, करीमा बेगम ने लचक कर कहा। मैंने आरिफ साहब को तालिब इल्मों के एसोसिएशन में देखा, जहां मैं लेक्चर सुनने गई थी। लेक्चर वक्त से पहले खत्म हो गया, तो मैंने आरिफ साहब से आपके यहाँ आने के बारे में जिक्र किया। उन्होंने कहा कि उनका भी बुलावा है। बस हम दोनों बगैर वक्त देखे हुए चले आए। उन्होंने मुस्कुराते हुए अंग्रेज लड़की की तरफ देखा, जो अब पलट कर उन दोनों को देख रही थी। मगर नईम अभी तक कुछ ऐसा गुमसुम था कि उसने उन दोनों के इशारों और किनायों की तरफ बिल्कुल तवज्जो नहीं की। नहीं, मेरे ख्याल में आप ठीक वक्त से आए हैं। मुझे आपके आने से जहमत क्यों होने लगी? नईम ने कुछ घबरा कर पूछा। अंग्रेज लड़की अब खिड़की के पास से हटकर आतिशदान की तरफ आ गई। आरिफ और करीमा भी करीब आकर बैठ गए, और उन तीनों ने एक दूसरे पर नजर डाली। नईम ने आरिफ और करीमा के कोट ले जाकर कोने में खोटी पर टांग दिए। फिर उसने वापस आकर सबको सिगरेट पेश किए। जी नहीं, शुक्रिया, मैं सिगरेट नहीं पीती, कठपुतलियों की सी महीन आवाज में करीमा ने कहा। नईमुद्दीन ने जोर से सिगरेट का एक कश लिया। उसे कुछ सुकून होने लगा। उसकी हालत उस दरख्त की सी थी जो तेज आंधी में जड़ तक हिल गया हो। अब रफ्ता रफ्ता वो अपनी मामूली हालत पर पहुंच रहा था। मैंने आप लोगों का इन खातून से तारुफ नहीं कराया, माफ कीजिएगा। ये मिस्टर आरिफ हैं, उसने आरिफ की तरफ झुककर कहा। और ये मिस। वो रुक गया और अंग्रेज लड़की की तरफ मुस्कुराकर उसने देखा। मुझे आपका नाम अभी तक मालूम नहीं। लड़की मुस्कुराई। उसने आरिफ से हाथ मिलाकर कहा, मेरा नाम शीला है, शीला ग्रीन। वो करीमा की तरफ भी मुड़ी और उससे उसी तरह अपना तारुफ किया। नईम साहब, रोशनी और नहीं हो सकती? इस अंधेरे में तो सूरत भी अच्छी तरह नहीं दिखाई देती। आरिफ ने अपने पतलून की लकीर ठीक करते हुए कहा। हाँ हाँ, जरूर। और ये कहकर नईम ने कमरे के बीच में छत से जो लैंप लटका हुआ था जला दिया। चारों तरफ रोशनी फैल गई। आरिफ पूरा जेंटलमैन मालूम होता था। उसका सूट 8-10 गिनी का होगा, और उसकी सूरत से यह टपकता था कि उसे इस बात का एहसास भी है। वो शीला की तरफ देखकर मुस्कुराया, इसलिए कि उस खूबसूरत लड़की की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल करे। क्या ख्याल है आपका इस मौसम के बारे में? उसने बिल्कुल अंग्रेजी लहजे में बोलने की कोशिश करते हुए शीला से कहा। अहमक, नईमुद्दीन ने अपने दिल में ख्याल किया। उसे सिवाय मौसम की बातें करने के और कुछ नहीं आता। उसे कुछ झुंझलाहट सी मालूम हुई। उसे आरिफ की मुस्कुराहट पर गुस्सा आया। ये क्या समझता है? अपने को शायद बहुत हसीन ख्याल करता है। समझता है कि उसकी एक नजर में ऐसा जादू है कि जिस औरत को चाहे वो अपना गुलाम बना सकता है। मेरा मौसम के बारे में क्या ख्याल है? सच पूछिए तो मैं इस मजमून पर ज्यादा ख्याल ही नहीं करती, शीला ने जैसे ख्वाब से चौंक कर कहा। फिर मालूम होता था कि उसने महसूस किया कि शायद उसके इस जवाब से रूखापन जाहिर हुआ हो। उसने इसके असर को मिटाने की कोशिश की। मैं तो इसी मौसम में पैदा हुई, इसी में इतनी बड़ी हुई। इस वजह से मेरे ऊपर आज के ऐसे बुरे मौसम का ज्यादा असर नहीं होता।
लेकिन आप लोग जो मशरकी धूप के आदी हैं, जरूर हमारे तारीख अंग्रेजी मौसम को गालियां देते होंगे। आरिफ को ऐसा जवाब मिलने की उम्मीद नहीं थी। उसने महसूस किया कि उसका पहला वार नाकामयाब रहा। उसे चंद लम्हों तक सोचने की जरूरत पड़ी। अब क्या कहना चाहिए, उसने अपने दिल से सवाल किया। तारीख मौसम, बिल्कुल ठीक कहा आपने। कभी कभी तो ऐसा होता है कि दिन को भी मुझे कमरे में रोशनी जलाना होती है। करीमा बेगम ने अपनी गुलाबी बनारसी साड़ी का आंचल ठीक किया और चिड़िया की तरह चूं चूं करने लगी। ख्याल तो कीजिए, कल 12 बजे दिन को मुझे अपने कमरे में कुछ सुझाई नहीं देता था, और अखबारों में आपने देखा क्या खबर थी? हेम्पस्टेड के पास एक औरत के हाथ से दिन दहाड़े किसी ने हैंडबैग छीन लिया और भाग गया। पुलिस से कुछ बनाए न बनी। ये मैंने सुना है कि आजकल वहां खून तक हो जाते हैं। अंधेरे में चोर डाकू अकेली औरतों पर हमला करते हैं और उनकी लाश पेड़ों के नीचे छुपाकर चंपत हो जाते हैं। गुज़िश्ता साल सुना है वहां एक लड़की की लाश टुकड़े टुकड़े की हुई पाई गई, सिवा उसके सर के, जो 6 महीने बाद एक बक्स में बंद ब्राइटन के स्टेशन में मिला। और यहाँ की पुलिस को सुनते थे बड़ी चालाक है। क्या चालाकी उसने दिखाई? अभी तक कातिल का पता नहीं चला। मैं तो हेम्पस्टेड शाम के वक्त कभी अकेली नहीं जाती। क्या मालूम, ही ही। एक खुश्क सी हंसी वो हंसी। नईम को घबराहट फिर शुरू हुई। उसकी बातें सुनकर शीला अपने दिल में क्या कहती होगी। चर 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 बोलती चली जाती है, कमबख्त, मोहम्मल खुराफात। लेकिन मिस करीमा, उसने शरारत से कहा, हेम्पस्टेड में नौजवान औरतों पर हमले की वजह हमेशा चोरी करना ही नहीं होती। नईम को यकीन था कि अब करीमा जरूर इस मजमून पर गुफ्तगू का सिलसिला खत्म कर देगी, लेकिन उसे मायूसी हुई। फिर आखिर क्या वजह हो सकती है? बेगम साहिबा ने एक बच्चे के भोलेपन से पूछा। नईम जरा झिझका, फिर उसने बड़ी मतानत की कोशिश करते हुए गहरी आवाज में जवाब दिया, एक मर्द औरत पर उसके जरो जवाहिर के लिए हमला करके अपनी जिंदगी कभी खतरे में नहीं डालता। औरत की दौलत उसके रुपए पैसे नहीं, औरत की दौलत उसकी जवानी है, औरत की दौलत उसका हुस्न है। और जो भूखा प्यासा मर्द इन कीमती चीजों को, जो हमारी मौजूदा सोसाइटी में इस कदर बेकार जाय होती हैं, अपनी जान हथेली पर रखकर लूटने की कोशिश करता है, उसके लिए कानून अपनी जंजीरें तैयार करे तो करे, लेकिन किसी अहले दिल की अंगुश्ते मलामत तो उसकी तरफ हरगिज नहीं उठनी चाहिए। मेरे ख्याल में जो लोग हेम्पस्टेड में नौजवान औरतों पर हमले करते हैं, हमारे दिल में उनकी इज्जत होना चाहिए। करीमा बेगम का चेहरा शर्म की वजह से सुर्ख हो गया और उनकी आंखें नीची हो गईं। मालूम होता था जैसे उनकी अपनी इस्मत पर किसी बदमाश ने हमला किया। आरिफ ने महसूस किया कि कुछ गड़बड़ हो गई। उसने छत की तरफ देखकर सिगरेट पीना शुरू कर दिया। नईम की नजर शीला पर पड़ी। वो मुस्कुरा रही थी। उसे खुशी हुई कि उससे शीला ये समझ गई कि वो ये बातें सिर्फ शरारत के लिए कर रहा है। मालूम होता था कि इस बेमौका और गैर मुहज्जब तकरीर से जो बेलुत्फी पैदा हो गई थी, उसकी तलखी का एहसास मियां आरिफ को सबसे ज्यादा था। नईम साहब, ग्रामोफोन बजाइए। आपने मॉरिस शेवालिए, यानी वही मशहूर फ्रांसीसी एक्टर की ताजा तरीन फिल्म देखी? उसने इस फिल्म में लाजवाब गाना गाया है। आपके पास उसका रिकॉर्ड तो जरूर होगा। मैंने गुज़िश्ता हफ्ता चंद रिकॉर्ड खरीदे, उसमें वो भी था। और फिर शीला की तरफ मुड़कर उन्होंने पूछा, आपको मॉरिस शेवालिए पसंद है? शुरू शुरू में उसकी फिल्मों से मुझे काफी दिलचस्पी थी। उसमें एक ताजगी, एक फ्रांसीसी लोच था। लेकिन अब उसके गाने और उसकी फिल्म दोनों में कोई खास बात नहीं होती। मेरे ख्याल में अच्छे और बुरे आर्टिस्ट की पहचान ये है कि अच्छे आर्टिस्ट से कभी जी नहीं भरता। जब उसे देखो तो हर मर्तबा मालूम होता है कि वो हमें नए रूहानी तोहफे पेश करता है। मामूली आर्टिस्ट का खजाना बहुत जल्द खाली हो जाता है और हम उसके पास से अक्सर खाली हाथ वापस आते हैं। क्या ख्याल है आपका? शीला ने आरिफ से पूछा। आरिफ इस सवाल से कुछ सटपटा गया। आप बिल्कुल ठीक कहती हैं। मॉरिस शेवालिए कुछ आला किस्म का एक्टर नहीं। मैं भी उससे आजिज हो चला हूँ। आपका कहना बिल्कुल बजा है। उसका खजाना अब खाली हो गया। और ये कहकर वो हंसा। खुशामदी, नईम ने अपने दिल में सोचा। अभी अभी तो मॉरिस शेवालिए की तारीफ कर रहा था और अब बेसोचे समझे उसकी बुराई करने लगा। और इसमें हंसने की कौन सी बात है? मगर शीला ने इन बातों की तरफ तवज्जो नहीं की। उसने आरिफ से पूछा, आपके यहाँ हिंदुस्तान में आर्ट का क्या हाल है? मुझे यकीन है कि हिंदुस्तानी जो इतने खूबसूरत होते हैं, जरूर बहुत अच्छे आर्टिस्ट भी होंगे। अब तो आरिफ और घबराया। आईसीएस के इम्तिहान की तैयारी में लगे रहने की वजह से उसे इसकी बिल्कुल फुर्सत नहीं मिली थी कि वो फनून लतीफा की तरफ तवज्जो करे। 2 बरस से वो कोलू के बैल की तरह इस मुश्किल इम्तिहान की तैयारी में मशगूल था।
8-9 घंटा रोजाना बिला नागा वो काम करता था। फिर भला अपने दिमाग की तरबियत के लिए उसको वक्त कहाँ से मिलता। हिंदुस्तान में उसका यही हाल था। उसके खानदान वालों ने उसके बचपन ही से यह तय कर लिया था कि वो बड़ा होकर आईसीएस में शामिल होगा। उठते बैठते हर वक्त उसके कान में यही बात पड़ती थी कि वो आईसीएस के ओहदे पर पहुंचने वाला है। रफ्ता रफ्ता उसको और उसके रिश्तेदारों को इस बात का यकीन होने लगा कि वो जरूर इस मुश्किल इम्तिहान में कामयाब होगा। वो समझने लगे कि ये उनके खानदान का और आरिफ का पैदाइशी हक है। एक हिंदुस्तानी शरीफ खानदान के नौजवान का इससे बढ़कर और क्या हौसला हो सकता है कि वो मजिस्ट्रेटी और कलेक्टरी के शानदार ओहदे तक पहुंचकर हिंदुस्तान के हाकिमों में शुमार किया जाने लगे। आरिफ ने बीए पास करने के बाद हिंदुस्तान में आईसीएस का इम्तिहान दिया, मगर वो उसमें नाकामयाब रहा। इस नाकामयाबी की वजह आरिफ और उसके खानदान वालों के नजदीक ये थी कि एक हिंदू मुम्तहिन ने उसे मुसलमान होने की वजह से नंबर कम दिए, वरना कैसे मुमकिन था कि आरिफ और आईसीएस के इम्तिहान में पास ना हो। हिंदुस्तान में फेल होने के बाद आरिफ के वालिद ने यह तय किया कि इंग्लिस्तान में पास होने की उम्मीद ज्यादा है। अब आरिफ विलायत भेजा गया। विलायत पहुंचकर उसने पूरी दयानतदारी के साथ अपना काम जारी रखा। शायद ही कभी वो सिनेमा या थिएटर में जाता हो। दूसरे हिंदुस्तानी तालिबे इल्म लड़कियों के पीछे मारे मारे फिरते, नाच घर में जाते, खेल कूद में वक्त गंवाते, पॉलिटिक्स में हिस्सा लेते, मगर आरिफ लैलाए सिविल सर्विस का मजनू था। खच्चर की तरह से वो एक सीधे रास्ते पर लगा हुआ काम करता चला जाता। इसी के साथ साथ उसके जहन में ये बात भी समा गई थी कि अंग्रेजी कपड़े अच्छी तरह पहनना, अंग्रेजी जबान बिल्कुल अंग्रेजी लहजे में बोलना, सिनेमा की तस्वीरों के बारे में और हॉलीवुड के एक्टरों और एक्ट्रेसों के जाती मामलात, उनकी शादियों और तलाकों की ताज़ा तरीन खबरों से वाकिफ रहना और उन पर बातचीत करना कलेक्ट्री के उम्मीदवार का फर्ज है। वो उन लोगों का जानशीन होने वाला था जिनको इस बात पर फख्र था कि उन्हें अपनी मादरी जबान अच्छी तरह बोलनी नहीं आती और जो अपने को अंग्रेजों से भी बढ़कर पक्का साहब समझते थे। इन्हीं पक्के साहब लोगों में एक मुसलमान कलेक्टर साहब थे जिनके बारे में ये मशहूर है कि उन्होंने बकरीद के दिन अपने मुसलमान मुंशी से पूछा, वेल मुंशी, क्या आज तुम लोगों का बड़ा दिन है? ये हालत एक नस्ल पहले थी, लेकिन ये ख्याल करना गलत है कि इन पक्के साहिबों के वारिसों में साहिबियत कम हो गई और इंसानियत आ गई। आपके ख्याल में हम हिंदुस्तानी आमतौर से खूबसूरत होते हैं? आरिफ ने उल्टे शीला से सवाल को पूछकर हिंदुस्तानी आर्ट के मुतालिक गुफ्तगू के टाल देने की कोशिश की। हम हिंदुस्तानी, उसने इस लहजे से कहा जिससे मालूम होता था कि वो अपने को सारे हिंदुस्तानियों के हुस्न का ठेकेदार समझता है। शीला ने जवाब दिया, जी हाँ, मेरे नजदीक हिंदुस्तानी हम अंग्रेजों से ज्यादा खूबसूरत होते हैं, लेकिन मुमकिन है मेरा ख्याल गलत हो क्योंकि मैंने सिर्फ गिनती के हिंदुस्तानी यूरोप में देखे हैं। करीमा बेगम ने, जो नईम की गुस्ताखाना बातें सुनकर सुकड़ कर रह गई थी, फिर अपने पर फड़फड़ाने की कोशिश की। क्या आप लंदन में बहुत से हिंदुस्तानियों से वाकिफ हैं? उन्होंने शीला से मुस्कुराकर पूछा। बदतमीज, नईम ने ख्याल किया, यह औरत कोई भी बात ठिकाने की नहीं करती। सवाल करते वक्त मुस्कुराती तो है, इस तरह से जैसे मुंह से फूल झड़ रहे हैं, मगर दिल में जहर भरा हुआ है। इससे क्या मतलब कि शीला कितने हिंदुस्तानियों को जानती है? खुद तो यह हालत होगी कि मर्द का ख्याल करने से बेगम साहिबा के जिस्म में झुरझुरी आ जाती होगी। यह और बात है कि मर्द इनकी तरफ तवज्जो ही नहीं करते। मालूम नहीं बहुत से आपका क्या मतलब है, शीला ने जवाब दिया। फिर वो जरा देर रुकी और हंसकर कहा, और वाकिफ होने के भी मुख्तलिफ मानी हो सकते हैं, लेकिन इस वक्त तो हिंदुस्तानियों की सूरत शक्ल से बहस है और इसके लिए उनसे वाकिफ होना जरूरी नहीं। खूब जवाब दिया, नईम ने सोचा, ऐसे नाशाइस्ता सवाल का इसी तरह मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। शीला ने अपनी गुफ्तगू को जारी रखा, मुझे हिंदुस्तान और हिंदुस्तान की हर चीज से बहुत दिलचस्पी है। मेरे एक चचा हिंदुस्तान में नौकर थे। मुझे याद है जब वो छुट्टियों में घर वापस आते तो वो मेरे लिए हिंदुस्तानी खिलौने लाया करते थे। अजीबो गरीब कपड़े की बनी हुई गुड़ियां, रंग बिरंग के चमकदार कपड़े पहने हुए, उनके तागे से बने हुए काले बाल, उनकी लंबी लंबी चोटियां, उनके छोटे छोटे मुंह और बड़ी बड़ी सियाह आंखें और भवें। उन्हें देखकर मैं बचपन में हिंदुस्तान को एक परिस्तान समझती थी जहां खूबसूरत शहजादे और हसीन सांवली औरतें जरो जवाहिर में लदे हुए संगे मरमर के बड़े बड़े महलों में ऐशो इशरत की जिंदगी बसर करते हैं। जब मैं बड़ी हुई और मैंने स्कूल जाना शुरू किया और वहां मैंने तारीख पढ़ी तो मेरे बचपन के तसव्वुरात रफ्ता रफ्ता बदलने लगे। सिराजुद्दौला और ब्लैक होल के हौलनाक किस्से पढ़ पढ़कर
اور ہندوستانیوں اور کالے آدمیوں کی برائیاں سن سن کر میرے دل میں ہر سیاہ فام انسان کی طرف سے کچھ خوف سا بیٹھ گیا۔ باوجود اس کے وہ دلچسپی جو مجھے اس دور دراز نامعلوم ملک سے بچپن ہی سے تھی غائب نہیں ہوئی۔ جب میں کالج میں داخل ہوئی تو میں نے ہندوستانی طالب علموں سے ملنے کی خاص طور پر کوشش کی۔ گو کہ میرے والدین ہمیشہ مجھ سے تاکید کیا کرتے تھے کہ کالے لوگوں سے بچتی رہوں۔ بدقسمتی سے میری اس خاص کوشش کا بہت مایوس کن نتیجہ نکلا۔ لوگوں کو میری جانب سے طرح طرح کی غلط فہمیاں ہونے لگیں۔ اب مجھے ان باتوں کا خیال کر کے ہنسی آتی ہے۔ میں اس زمانے میں کتنی ناتجربے کاری اور حماقت کی حرکتیں کیا کرتی تھی۔ شیلا چپ ہو گئی۔ اس کے لبوں پر تبسم کا شائبہ تھا۔ معلوم ہوتا تھا کہ وہ اپنے زندگی کے گزرے ہوئے دنوں پر طرز بھری نظریں ڈال رہی ہے۔ کریمہ بیگم کو اس انگریز لڑکی پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ اتنی دیر سے وہی ساری گفتگو اور تمام دلچسپی کا مرکز بنی ہوئی تھی۔ نعیم اور عارف دونوں ہر بات اسی کمبخت انگریزن کو خوش کرنے کے لیے کرتے۔ عارف کلب سے اس کے ساتھ یہاں آیا، لیکن اس لڑکی کو دیکھتے ہی اس نے کریمہ کا وجود تک بھلا دیا۔ برابر اس کی طرف رخ کرنا، اس کو دیکھ کر مسکرانا اور ریشہ ختمی ہونا، اس پر اثر ڈالنے کی کوشش کرنا، اور بار بار تن تن کر صرف اس لیے کہ وہ ان کے بڑھیا سوٹ اور بانکے جسم کی طرف توجہ کرے۔ کریمہ کے دل میں یہ حرکتیں کانٹے کی طرح چبھ رہی تھیں۔ انہیں نعیم الدین پر اور تعجب آ رہا تھا۔ وہ کتنا خاموش، نیک، خوش سلیقہ انسان تھا، اور آج اس سے ایک بھی سیدھی بات نہیں ہوتی۔ کریمہ کی ہر بات کا وہ ٹیڑھا جواب دیتا، اس کے ساتھ بدتمیزی سے برتاؤ کرتا، اور شیلا کی طرف دزدیدہ نگاہیں اور تبسم۔ ان ہندوستانی لڑکوں کو آخر کیا ہو گیا؟ گورا چمڑا دیکھ کر انہیں اپنے اوپر بالکل قابو نہیں رہتا، سوائے سفید چمڑے کے۔ اور اس فرنگن میں کیا ہے؟ کیا بن بن کر باتیں کرتی ہے؟ دیدہ دلیری سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر چست کپڑے صرف اس لیے پہنے ہیں کہ مرد اس کے جسم کی بہار دیکھیں۔ بے شرم، بے غیرت، بے حیا۔ ایسی عورتوں میں اور زنانے بازاری میں کیا فرق؟ چڑیل کی طرح بال بکھرے ہوئے، منہ پر پاؤڈر لگا ہوا، لہنگے میں سے گز گز بھر ٹانگیں باہر نکلی، جرابیں ریشمی، اتنی باریک کہ ان کا ہونا نہ ہونا برابر، کھڑی ہوں تو اکڑ کر، چلیں تو سینہ تان کر، سگریٹ یہ پئیں، شراب یہ پئیں، ناچیں یہ۔ کون سے ہنر ہیں جو ان فرنگیوں میں نہیں؟ رہ گئی عصمت، آبرو، اسے تو یہ ہتھیلی پر لیے پھرتی ہیں۔ آج اس مرد پر ڈورا ڈالا تو کل دوسرے کو پھانسنے کی فکر، سوائے مزے اڑانے کے ان کی زندگی کا اور کوئی مقصد نہیں۔ اور ہمارے ہندوستانی لڑکے ولایت آ کر ان کے جال میں ایسا پھنستے ہیں کہ ان کو دنیا و مافیہا کی خبر نہیں رہتی۔ آخر ان کی سمجھ پر کیوں پتھر پڑ گئے؟ کوئی مجھے بتائے کہ شیلا گرین میں کہاں کا حسن کوٹ کوٹ کر بھرا ہے جو یہ دونوں اس پر مرے جاتے ہیں۔ بڑی آئی ہے ہندوستان کی دوست بننے والی، صرف ان لڑکوں کی خوشامد کے لیے کہتی ہے کہ ہمیشہ سے اسے ہندوستان سے دلچسپی ہے۔ شرابی، سود خور، کرسٹان، ہمیں اس دوستی کی حقیقت خوب معلوم ہے۔ کہتی ہے کہ ہندوستانی بڑے خوبصورت ہوتے ہیں، جس میں ان لڑکوں کے سر پھر جائیں۔ اور چالاکی تو دیکھو کیسا میرے سوال کو پی گئی۔ جواب دیتی تو قلعی نہ کھل جاتی۔ معلوم نہیں کتنے ہندوستانیوں کو خراب کر چکی ہوگی، چلتر باز۔ لیکن آخر ان لڑکوں کی عقل پر کیوں پردے پڑ گئے ہیں؟ بہت پڑھی لکھی بھی تو نہیں معلوم ہوتی، سینہ سپاٹ، پھیکا رنگ، صورت پر پھٹکار برستی ہے۔ جسم مردوں کا ایسا، یہ عورت ہے یا پہلوان؟ ایک بھی بات تو اس میں شریف زادیوں کی سی نہیں، نیچ خاندان کی ہوگی، کسی مزدور اٹھائی گیرے کی لڑکی۔ انگریز اسے پوچھتے نہ ہوں گے۔ ایسی ایسی کتنی لڑکیوں کو یہاں شوہر نہیں دستیاب ہوتے، سب جوتیاں چٹ کھاتی پھرتی ہیں۔ چلتی ہوئی عورت ہے، کسی بھولے بھالے امیر ہندوستانی شریف زادے کو پھانس کر اس سے شادی کرنے کی فکر میں ہوگی۔ دل میں ضرور ہم لوگوں سے نفرت کرتی ہوگی، لیکن اپنے کو دولت کے لیے بیچ دے گی۔ کریمہ بیگم طیش اور غصے سے کھولنے لگی۔ ان کا دل یہ چاہ رہا تھا کہ شیلا گرین کے بال دونوں ہاتھ سے پکڑ کر نوچیں اور اسے دھکا مار کر اس کمرے سے باہر نکال دیں۔ وہ اس وقت اپنے آپ کو تمام ہندوستانی نسل کی عزت اور آبرو کی واحد امین سمجھ رہی تھیں۔ عارف کو بھی شیلا کی طرف سے مایوسی ہونے لگی۔ اس نے بار بار اس سنہرے بالوں والی پری ذات پر اثر ڈالنے کی کوشش کی، لیکن اس لڑکی نے اس کی طرف کوئی خاص توجہ نہیں کی۔ عجیب لڑکی معلوم ہوتی ہے، عارف نے خیال کیا۔ زمین پر پاؤں ہی نہیں رکھتی، کبھی آرٹ کی بات کرتی ہے تو کبھی ہندوستانیوں کے حسن کی۔ اس کے نزدیک میرا اس کمرے میں ہونا نہ ہونا برابر ہے۔ مغرور ہے، اپنے کو بہت قابل سمجھتی ہے۔ ضرور یونیورسٹی میں طالب علم ہوگی۔ جو لڑکیاں یونیورسٹی تک پہنچ جاتی ہیں وہ خود کو بڑا علامہ دہر سمجھنے لگتی ہیں، لیکن اس نے شکست قبول کرنے سے انکار کیا۔ وہ جو ICS کا امتحان پاس کر کے ہندوستان میں سینکڑوں ہزاروں انسانوں پر حکومت کرنے کا ارادہ رکھتا تھا،
वो जिसकी एक नजर खुशमगी से गरीब हिंदुस्तानियों के दिल लरस जाएंगे। आरिफ अभी से उस हाकिमाना ताकत की शराब के मजे लेने लगा था। वो एक मामूली अंग्रेज लड़की के हाथों हरगिज हार नहीं मानेगा। अभी उसको मालूम नहीं कि मैं कौन हूँ। हिंदुस्तानियों की खूबसूरती का जिक्र आखिर क्यों किया? आरिफ को अपने सारे कारनामे याद आए। क्या वो हिंदुस्तान में हमेशा मेहनती और ज़हीन नहीं मशहूर था? यह सच है कि हिंदू लड़के हमेशा इम्तिहान में उससे बाजी ले जाते थे, लेकिन यह गालिबन हिंदू प्रोफेसरों के ताज्जुब की वजह से था, जो हिंदुओं को अव्वल करने के लिए हमेशा उसे नंबर कम देते। मुसलमानों में हमेशा वही फर्स्ट रहता था, और फिर मुसलमान हिंदुओं की तरह चोटी छत पर बांधकर रात रात भर पढ़ते भी तो नहीं। उनकी तबीयत में हुकूमत है। अच्छी तरह हुकूमत करने के लिए इम्तिहान में अव्वल आना जरूरी नहीं। आरिफ को अफसोस हुआ कि उसका इंतखाब आईसीएस में बराह रास्त नामजदगी से क्यों नहीं हो गया। हक उसी का था, मगर चूंकि दूसरे मुसलमान उम्मीदवार के खानदान का गवर्नमेंट की नजरों में रुतबा ज्यादा था, इसलिए दूसरा आदमी उसकी जगह मुंतखब हो गया। अगर आज वो आईसीएस में होता तो नईम को जरूर मिस्टर आरिफ आईसीएस कहकर शीला से उसका तारुफ कराना पड़ता। खैर, अब नहीं तो 1 साल बाद सही। उसने अपने दांत दबाकर बंद कर लिए। उसने पक्का मंसूबा बांधा कि वो 1 घंटा रोजाना और ज्यादा काम करेगा, और जिस तरह वो घंटों की मेहनत के बाद किताबों के सफे जबानी रट लेने में कामयाब होता था, उसी तरह इस वक्त उसने पूरा तहैया कर लिया कि शीला ग्रीन पर वो अपना असर डाल कर रहेगा। आरिफ ने कहा, मिस ग्रीन, मुझे उम्मीद है कि आपने अपने तल्ख तजरबों की वजह से हिंदुस्तान से अपनी दिलचस्पी कम नहीं की। इसमें कोई शक नहीं कि वो हिंदुस्तानी तालिब इल्म जो यूरोप आते हैं अक्सर अपने गैर मुहज्जब होने का सबूत देते हैं। उनको यहाँ की शरीफ खवातीन से ठीक तरह से बातचीत करने और मिलने जुलने का तरीका बिल्कुल नहीं आता। शीला हंसने लगी और उसने कहा, मेरे तल्ख तजर्बे, मेहरबानी फरमाकर उनको इतनी ज्यादा अहमियत न दीजिए। हर ना तजर्बेकार लड़की के लिए ये तजर्बे जरूरी हैं, बगैर इनके औरतों को समझ नहीं आती। मेरे कहने का बिल्कुल ये मतलब नहीं था कि मैं हिंदुस्तानी तालिब इल्मों को गैर मुहज्जब समझती हूँ। बरखिलाफ इसके, जैसा मैंने कहा, इस मामले में मेरा अपना कसूर था, और बराए खुदा आप मेरा शुमार शरीफ खवातीन लेडियों में न कीजिए। उसने बड़ी लजाजत से नईम की तरफ देखा और हंसते हुए पूछा, क्या दरअसल मेरी सूरत इतनी मकरूह है कि आप मुझे एक शरीफ खातून समझें? मुझे उम्मीद है कि कम से कम आप तो मुझे इतनी गई गुजरी ना ख्याल करेंगे। ये कहकर वो अपनी जगह से उठी और दौड़कर आईने के सामने जाकर खड़ी हो गई और अपने ऊपर सर से पैर तक नजर डाली। नहीं, हरगिज नहीं, मुझ में कोई बात शरीफ जादियों की ऐसी नहीं। मेरे चेहरे में कौन सी बनावट है? क्या मेरी आंखें झूठ बोलती हैं? और मेरे हाथ देखिए, मेरे हाथ ऐसे तो नहीं जिनको देखकर किसी को यह शुबा हो सके कि ये किसी बेकार अपाहिज के हाथ हैं। और जब मैं बोलती हूँ तो क्या हर वक्त खुराफात बकती हूँ? कभी कभी जरूर, लेकिन हर वक्त तो नहीं। और मेरी आवाज ऐसी तो नहीं जिसे सुनकर कोई ये समझे कि मैना बोल रही है। मैं बदसूरत सही, बदशक्ल सही, मगर मैं धोखा तो नहीं, झूठ तो नहीं। उसके चेहरे पर बच्चों की सी मतानत आ गई। नईम जोर से कहकहा मारकर हंसा और शीला को चिढ़ाने के लिए उसने कहा, मिस ग्रीन, आप लाख कोशिश करें, मगर शराफत का धब्बा आपके दामन से नहीं छूट सकता। ये तो पैदाइशी चीज है। आपके सर पर शराफत का बोझ खुद खुदा ने अपनी अमानत समझकर लादा है, और आप इस कीमती खजाने को लुटा देना चाहती हैं। ये नामुमकिन है। इसकी कोशिश ही फजूल है। शीला भी हंसने लगी। आरिफ की समझ में नहीं आता था कि वो क्या करे। उसे एक बारगी अपनी पस्ती का एहसास होना शुरू हुआ। आखिर क्या वजह है कि इतनी मर्तबा कोशिश करने के बाद भी उसने अभी तक एक बात भी ऐसी नहीं की जिसे ये लड़की पसंद करे। और नईम बगैर ज्यादा बोले हुए कितनी अच्छी तरह उस लड़की पर असर डाल रहा है। नईम ना तो मेरी तरह खूबसूरत है और ना उसके कपड़े ही अच्छे हैं। मुझे कामयाबी क्यों नहीं होती? वो इसी फिक्र में डूब गया और नईम और शीला को जोर जोर हंसता देखकर खुद भी खिसियानी हंसी हंसने लगा। करीमा बेगम शीला को इस तरह हंसता बोलता देखकर जल भुनकर कबाब हुई जा रही थी। थोड़ी देर बाद नईम के कमरे में 10-15 आदमी जमा हो गए। 5-6 लड़कियां और 8-10 लड़के। ग्रामोफोन बजने लगा। मेज और कुर्सियां लोगों ने खिसकाकर किनारे रख दी और नाच शुरू हो गया। कुछ लोग इधर उधर बैठे हुए आपस में बातें कर रहे थे। किसी के हाथ में शराब का गिलास था, कोई सिर्फ लेमनेड या शरबत पी रहा था, किसी ने सिर्फ सिगरेट पर कनात की थी। हर 3-4 मिनट के बाद एक रिकॉर्ड खत्म हो जाने पर बाजा बजना रुक जाता तो शोरो गुल में जरा कमी हो जाती। नाचने वाले जोड़े एक दूसरे से जुदा होकर मुंतशिर हो जाते
कोई बैठे हुए लोगों के पास जाकर उनकी गुफ्तगू में शामिल हो जाता, कोई खड़ा रह जाता और बातचीत का सिलसिला जारी रखता। कोई किसी लड़की को अलग गोशे में ले जाकर उससे राजो नियाज की बातें करता। एक दो आदमी जो शराब ज्यादा पी गए थे, वो चिल्ला चिल्ला कर बातें कर रहे थे। आजम एक कोने में अकेला चुप बैठा था। उसकी दोस्त जेन का अभी तक पता नहीं था। इस नाच रंग शोर बाजे और लोगों की हंसी से उसे तकलीफ हो रही थी। अफसुर्दगी ने उसे इतना ज्यादा दबा लिया था कि वो खुद को इस महफिल में अजनबी महसूस कर रहा था, जैसे बहते हुए चश्मे में एक भारी पत्थर। राव जो शीला के साथ नाच कर अभी अभी रुका था, नईम के पास जाकर खड़ा हो गया। शीला भी वहीं आ गई। वो शीला का मजाक उड़ा रहा था। नईम, इस सुनहरे बालों वाली एंग्लो सैक्सन औरत के बारे में तुम्हारी क्या राय है? इतनी देर जो ये तुम्हारे साथ अकेली रही, तो जरूर इसने तुम पर रोब जमाने की कोशिश की होगी और तुम सीधे साधे आदमी रोब में आ गए होगे। लेकिन मैं इन साहबजादी की हकीकत खूब जानता हूँ। फलसफा, पॉलिटिक्स, हिंदुस्तान, वेद, गांधी, टैगोर, हर चीज पर आप रायजनी करने के लिए तैयार रहती हैं। मुझे यकीन है कि ये तुम्हारा भी सर खा गई होंगी। बरखिलाफ इसके, नईम ने जवाब दिया, मिस ग्रीन से मिलकर और उनकी बातें सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। हम जिंदगी के मुताल्लिक बातें कर रहे थे। जिंदगी के बारे में मिस ग्रीन के ख्यालात निहायत दिलचस्प और काबिल गौर हैं। राव कहकहा मारकर हंसा। जिंदगी और उस पर बहस, इससे बढ़कर क्या हिमाकत हो सकती है? इंसान अपने को किस कदर अहम, किस कदर अजीमुशान हस्ती ख्याल करता है, लेकिन निजाम कायनात में हमारा क्या दर्जा है? जमीन पर रेंगने वाले कीड़ों में से जलील तरीन कीड़े का। और हम अपनी जिंदगी को इतनी ज्यादा अहमियत देते हैं, जिससे मालूम होता है कि हम कायनात के मरकज हैं। ये कितनी मजहक बात है। करीमा बेगम भी एक तरफ बैठी हुई बातें कर रही थी। लेकिन बेगम साहब, उनसे गुफ्तगू करने वाला लड़का कह रहा था, आपकी कोशिश बिल्कुल बेकार है। आप कहती हैं कि हमें यूरोप से सिर्फ यहाँ की अच्छाइयाँ सीखना चाहिए, बुराइयां नहीं। और आप हमारे सामने एक ऐसा नज़्बुल ऐन पेश करती हैं जिसमें हिंदुस्तानी अपनी सब बुराइयां छोड़कर अपनी अच्छाइयाँ और यूरोप की अच्छाइयाँ मिलाकर दुनिया की बेहतरीन मखलूक बन जाएं। आपकी इस बात पर दो एतराज किए जा सकते हैं। पहले तो यह कि एक सोसाइटी में अच्छाइयाँ और बुराइयां इंसानों की जाती राय और जाती पसंद की वजह से नहीं राइज होती। आप यूरोप की बहुत सी बातों को बुरा समझती हैं। मसलन आप कहती हैं कि यहाँ की औरतों का आजादी का मेयार उन्हें बुरे रास्ते पर ले जाता है। हमें देखना यह है कि ये रस्म और रिवाज क्यों वजूद में आए। यूरोपियन जिंदगी में नए मेयार क्यों कायम हुए। 500 बरस पहले यहाँ की औरतों का करीब करीब वही दर्जा था जो हिंदुस्तान में आजकल है। लेकिन इस दरमियान में यूरोप के मुआशी निजाम में जबरदस्त इनकलाब हो गया, जिसका असर यहाँ के समाजी और सियासी निजाम पर भी पड़ा। इस वजह से यूरोपियन जहनियत में भी इनकलाब वाक़ हुआ। यहाँ के रस्म और रिवाज सब बदल गए। आजकल का यूरोपियन इंसान इन तमाम तब्दीलियों का नतीजा है। उसकी अच्छाइयों और उसकी बुराइयों की जड़ उसके समाजी निजाम में है। हिंदुस्तान में भी बड़ी बड़ी बुनियादी तब्दीलियां हो रही हैं। जिसे आप यूरोप का जरूरत से ज्यादा असर कहती हैं, वो इन्हीं तब्दीलियों की वजह से बढ़ रहा है। उनमें अच्छाइयां भी हैं और बुराइयां भी, सिर्फ उनको देखना और उनकी जड़ पर नजर न डालना हिमाकत है। और दूसरा एतराज, उन दोनों के इधर उधर एक दो लड़के लड़कियां और आकर खड़े हो गए। किसी ने बात काट कर कहा, दूसरा एतराज जनाब एहसान साहब पर मेरा यह है कि उन्हें कोई हक यहाँ स्पीच देने का नहीं। हम लोग पार्टी में शरीक होने आए हैं, लेक्चर सुनने नहीं। इसलिए मैं तजवीज करता हूँ कि एहसान और करीमा बेगम फौरन खड़े होकर साथ नाचें। उस मजमे का मरकज बन जाने की वजह से करीमा बेगम के दिल को जरा सुकून हुआ। 3-4 लड़कों ने इसरार करना शुरू किया कि वो एहसान के साथ नाचें। एहसान भी हंसकर खड़ा हो गया, जरूर, मैं तैयार हूँ। और करीमा बेगम के सामने झुककर उसने कहा, क्या आप ये नाच मेरे साथ नाच कर मुझे शरफ बख्शेंगी? करीमा बेगम मुस्कुराई। उन्होंने अपनी साड़ी का आंचल ठीक किया और सर टेढ़ा करके बोली, मैं मजबूर हूँ, मुझे नाचना बिल्कुल नहीं आता। फिर यकायक उन्हें ख्याल आया कि नाचना कितनी बुरी और जलील चीज है। उन्हें हिंदुस्तानियों, खुसूसन मुसलमान लड़कों पर गुस्सा आया, जिन्होंने इस गैर मुल्क में आकर अपनी तहजीब, अपने मजहब और अपनी रस्मों को इस तरह भुला दिया था कि उन्हें एक मुसलमान हिंदुस्तानी लड़की के नाचने के ख्याल से जरा भी शर्म नहीं आती थी। उन्होंने तंजिया लहजे में एहसान से कहा, मालूम होता है आप भूल गए कि हमारे यहाँ नाचना मायूब समझा जाता है। इतने में फिर बाजा बजने लगा, लोग फिर नाचने लगे। लेकिन एहसान करीमा बेगम के करीब बैठ गया। उसने अपने दिल में सोचा, क्या ये लड़की दरअसल संजीदगी से इन मामलात पर गौर करके इस नतीजे पर पहुंची है
या सिर्फ तंग नजर कदामत पसंदी की वजह से यूं बातें कर रही है? हिंदुस्तान से जो लोग यहाँ आते हैं वो शुरू शुरू में अक्सर इसी तरह के ख्यालात का इजहार करते हैं। मैं खुद 2 बरस पहले नाचने के खिलाफ था, लेकिन अब उसके ख्यालात शोरगुल के सबब से मुंतशिर हो गए। उसने करीमा बेगम से कहा, जी नहीं, मैं इस बात को बिल्कुल नहीं भूला हूँ कि हमारे यहाँ नाचना बुरा समझा जाता है, लेकिन मैं आपसे सिर्फ एक सवाल करना चाहता हूँ, और वो ये है, अच्छाई और बुराई का मेयार क्या है? कौन इस बात का फैसला करेगा कि फलां रस्म अच्छी है और फलां रस्म बुरी है? यही मेरा दूसरा एतराज आप पर है। आप हिंदुस्तान से अकेली इतनी दूर कुफरिस्तान में आई, आप पर्दा नहीं करती, आप अंग्रेजी जबान की माहिर हैं, आपने साड़ी जो हिंदुओं का लिबास है जेबेतन फरमाया है, आप रात के वक्त गैर मर्दों की महफिल में बेतकल्लुफ तशरीफ फरमा है, आप मुझसे जोर शोर के साथ बहस कर रही हैं। क्या ये बातें हमारे यहाँ मायूब नहीं समझी जाती? मैंने ये कब कहा कि हमारी हर बात अच्छी है और यूरोप की हर बात बुरी है? मैं तो सिर्फ यहाँ की अंधाधुंध तकलीद के खिलाफ हूँ, करीमा ने जवाब दिया। और मैं सिर्फ मगरिबी नहीं बल्कि हर चीज की अंधी तकलीद के खिलाफ हूँ, एहसान ने बुलंद आवाज में कहा। हिंदुस्तान में सैकड़ों बरस तक जिंदा औरतें मुर्दा परस्त हो जाती थी, इसलिए कि उनका मजहबी फर्ज था। सारी दुनिया में सैकड़ों बरस तक अपने से कमजोर इंसानों को गुलाम बनाना और बर्दा फरोशी करीब करीब हर मुल्क में राइज थी, और कोई उसके खिलाफ कुछ नहीं कहता था। लेकिन आज ये चीजें इंसानी तारीख का तारीख तरीन पहलू समझी जाती हैं। कल जो बातें अच्छी समझी जाती थी, आज हम उनको बुरा समझते हैं। क्यों? सिर्फ यही नहीं, आप ये भी देखेंगी कि जिंदगी के हर अहम मसले पर मुख्तलिफ तबके के लोगों में सख्त इख्तिलाफ राय भी होता है। मसलन आजकल एक गिरोह ये ख्याल करता है कि वो लोग जो अपनी दिमागी या जिस्मानी कुव्वतों को काम में लाकर सोसाइटी को फायदा नहीं पहुंचाते, वो कौम के जिस्म पर बदनुमा और जहरीले आबलों की तरह हैं, जिनको काट कर फेंक देना चाहिए। दूसरा गिरोह दौलत और सरवत को मौरूसी मिल्क ख्याल करता है और बेशर्मी के साथ दूसरों की मेहनत का फल खाना अपना पैदाइशी हक समझता है। कौन गलत है और कौन सही, कौन सच्चा है और कौन झूठा, आप किस तरह इसकी तमीज करेंगी? ये शख्स तो मेरा सर खा जाएगा, करीमा बेगम ने सोचना शुरू किया। मैंने एक बात क्या कह दी कि ये डंडा लेकर मेरे पीछे पड़ गया। बातें करना इसे खूब आता है। बावजूद इसके उनके दिल में उन हिंदुस्तानी तालिब इल्मों की तरफ से नफरत कम नहीं हुई जो पढ़ने लिखने के लिए यूरोप आए और यहाँ आकर नाच रंग में अपना वक्त जाय कर रहे हैं। क्या हमारे वालिदैन ने इसीलिए हमें 7,000 मील भेजा है? शायद इसी वजह से मेरे वालिदैन इसके खिलाफ थे कि मैं विलायत तालीम के लिए आऊं, लेकिन मैं अपने जोरे बाजू से यहाँ आई, वजीफा लेकर। मैं इन लोगों की तरह नहीं जो अपने वालिदैन की सारी बची बचाई दौलत फूंक देते हैं और यहाँ से बमुश्किल इम्तिहान पास करके बरसों के बाद घर वापस जाते हैं। और सोने पर सुहागा तो यह है कि अक्सर अपने साथ एक मेम साहब को भी ले जाते हैं। मैं क्यों आज यहाँ आई? मैंने बिल्कुल ठीक किया था जो हिंदुस्तानियों से लंदन में मिलना ही छोड़ दिया था। ये एहसान साहब जो इस वक्त बढ़ बढ़ कर बातें बना रहे हैं, ये भी कोई पारसा नहीं। उस दिन शफी रेस्तोरां में आप एक अंग्रेज लड़की के साथ बैठे हुए खाना खा रहे थे। मुझे देखकर दूसरी तरफ मुंह मोड़ लिया, जैसे पहचाना ही नहीं। जब खाना खत्म करके बाहर जाने लगे तो मेरी मेज के करीब से गुजरना पड़ा। इन्हें मजबूरन मुझे सलाम करना ही पड़ा, लेकिन मैंने भी इस तरह जवाब दिया कि याद करते होंगे। मैं ये सब कुछ नहीं जानती, करीमा बेगम ने झुंझलाकर जवाब दिया, लेकिन नाचने, शराब पीने और अंग्रेज औरतों के पीछे गलियों गलियों मारे मारे फिरने में तो मुझे कोई अच्छाई नजर नहीं आती। और मैंने आपसे ये कब कहा कि मैं इन हरकतों को हिंदुस्तानी तालिब इल्मों की जिंदगी का मुद्दा और मकसद बताना चाहता हूँ? एहसान की आवाज में गुस्सा था। एक तरफ से आवाज आई, शराब के असर से लड़खड़ाई हुई, लंदन लंदन, नफरत है मुझे इस शहर से। कोई भी चीज तो यहाँ पसंद की नहीं। पसंद? मैंने कहा पसंद। जानते हो आज क्या वाकया हुआ? मैं आज दोपहर को रीजेंट पैलेस गया था। इरादा किया कि लड़की पकड़ूं। लड़की? अरे यार खान, इतने जोर जोर से बातें मत करो, यहाँ औरतें भी हैं, सुनेंगी तो क्या कहेंगी, किसी ने इल्तिजा की। ऐशी तैशी औरतों की। मेरे इश्शे, मेरा क्या बिगाड़ लेंगी औरतें? सुनो मेरा किस्सा। 2 औरतें मेरे पास बैठी हुई थीं। एक तो बुढ़िया सी थी, मगर दूसरी जरा मजेदार थी, जवान, बार बार मेरी तरफ देखती। मैं फौरन समझ गया कि मुझे मुखातिब करना चाहती है, लेकिन मैंने अपने दिल में कहा कि जवान तो ठीक है, मगर बुढ़िया कम वक्त को क्या करूंगा। कितनी बुढ़िया थी? अब ऐसी भी क्या होगी? लाए होते यार दोनों को, किसी और का फायदा हो जाता। बात काट कर एक साहब बोले, बीच में मत बोलो, खान ने बिगड़ कर कहा। मैंने भी उस नौजवान लड़की के साथ नजरबाजी शुरू कर दी।
तो वो मुझे देखकर मुस्कुराई। यार क्यों झूठ बोलते हो, ये रोब किसी और पर जमाना बड़ी शान की लिया करते थे। अभी उस दिन मेरे साथ तुम जब रीजेंट पैलेस गए तो किसी औरत ने तुम्हारे ऊपर नजर तक नहीं डाली, मुस्कुराना तो दरकिनार। ऐसे आप हसीन नहीं हैं कि सूरत देखकर आप पर औरतें फरेफ्ता हो जाएं। शेंग, कहता हूं कि बीच में मत बोलो, वरना अच्छी बात नहीं होगी, खान साहब ने बिगड़ कर कहा। अच्छा खैर, आप बड़े हसीन सही, बताओ तो हुआ क्या? सिंह हंसकर बोला। फिर मैंने उनसे बातचीत शुरू कर दी। ये बड़ी हिम्मत का काम है। अगर सिंह मेरी जगह पर होते तो देखते, एक हर्फ उनके मुंह से ना निकलता। जानते हो मैंने किस तरह गुफ्तगू शुरू की? खान साहब ने अकड़कर पूछा। मालूम है मुझे, सिंह ने कहा। आपने बड़ी शान के साथ बास्केट की जेब से सोने का सिगरेट केस निकालकर उन गरीब औरतों को अब्दुल्ला सिगरेट पेश किए होंगे। गलत, बिल्कुल गलत, खान ने झूमकर कहा। मेरी नजर उस जवान लड़की की उंगलियों पर पड़ी तो मैंने देखा कि वो एक अंगूठी पहने हुए है। मैंने फौरन कहा, किस कदर उम्दा जमरुद है। अगर आपको जहमत ना हो तो एक सेकंड के लिए मुझे इस बेश बहा नगीने पर नजर डालने दीजिए। हम मशरकी लोग इन चीजों के बड़े शौकीन होते हैं। बस ये काफी था। समझ गई कि मैं कोई ऐसा वैसा टटपुंजिया तालिब इल्म नहीं हूँ, बल्कि रईस हूँ, जो इस तरह से हीरे जवाहरात परख रहा हूँ। सुन लीजिए जनाब सिंह साहब, मैं रईस हूँ। मैं यूरोप इसलिए नहीं आया हूँ कि स्कूल के लौंडों की तरह सुबह से शाम तक इम्तिहान पास करने की फिक्र में लगा रहूं। जितने दिन चाहे यहाँ ठहरूं और जब जी चाहे यहाँ से वापस जा सकता हूँ, वापस। राव भी खान साहब के करीब खड़ा होकर उनकी बातें सुन रहा था। उसने कहा, आप तकलीफ क्यों फरमा रहे हैं? कह दीजिए ना साफ साफ कि आप प्रिंस हैं, शहजादे हैं। यूरोप आकर तो छोटे से छोटा हिंदुस्तानी जमींदार अपने को शहजादा समझने लगता है और यहाँ की भोली भाली औरतों पर रोब डालने के लिए अपने नाम के आगे प्रिंस लगा लेता है। क्या मेरे रईस होने में किसी को शक है? खान साहब ने इधर उधर देखकर कहा। मैं रईस, मेरा बाप रईस, मेरा परदादा रईस, पुश्तहा पुश्त से हम रईस चले आते हैं। मेरे मूरी से आला को अकबर बादशाह ने पंज हजारी का ओहदा दिया था। वो बुखारा से सीधे दिल्ली आए हुए थे और वहां पहुंचकर अकबर बादशाह के दरबार में उनका बहुत बड़ा रुतबा हुआ। तो ये कौन बड़े फख्र की बात है, अकबर के घोड़ों की लीद साफ करते रहे होंगे, क्या मालूम। नस्ल देखना हो तो मुझे देखो, चंद्रबंसी राजपूत हूँ, चांद की औलाद, कभी दुश्मन के सामने सर नहीं नीचा किया, सिंह ने कहा। और अब पंच हजारी सरदार के साहबजादे और राजपूत सूरमा दोनों बड़े फख्र से अंग्रेजों के बूट की नोक चाटते हैं, राव बोला। और तुम क्या करते हो? खान और सिंह दोनों ने एक साथ बिगड़कर पूछा। मैं तो बैरिस्टरी करता हूँ, तुम्हारे ऐसे रईसों की हिमाकत से फायदा उठाने के लिए, राव ने हंसकर जवाब दिया। तुम सब के सब रईस बनिए, महाजन, बैरिस्टर, वकील, डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर, सरकारी नौकर, जोंक की तरह हो और हिंदुस्तान के मजदूरों और किसानों का खून पीकर जिंदा रहते हो। ऐसी हालत कयामत तक कायम नहीं रहेगी। किसी न किसी दिन तो हिंदुस्तान के लाखों करोड़ों मुसीबत ज़दा इंसान ख्वाब से चौंकेंगे। बस उसी दिन तुम सबका हमेशा के लिए खात्मा हो जाएगा। एहसान ने अपने करख्त पंजाबी लहजे में कहा। ये बाल्शेक यहाँ कहाँ से आ गया? खान साहब ने झुंझलाकर पूछा। जनाब एहसान साहब, आप खुद क्या करते हैं जो औरों पर इस तरह एतराज कर रहे हैं? आपके पास जो हर महीना घर से 20 पाउंड आते हैं, वो आपके वालिद के पास आसमान से तो नहीं टपकते। जहां तक मुझे इल्म है वो भी सरकारी मुलाजिम है। उनको जो तनख्वाह मिलती है वो आप ही के कौल के मुताबिक हिंदुस्तानी मजदूरों और किसानों का खून है। यहाँ हिंदुस्तान के गरीब लोगों की कौन सी खिदमत कर रहे हैं? दूसरे हिंदुस्तानी तालिब इल्मों की तरह आप भी डिग्री लेने के बाद नौकरी की कोशिश करेंगे, तो फिर हम पर एतराज करने से क्या फायदा? सिंह ने तंज आमेज मुस्कुराहट के साथ कहा। एहसान जवाब देने न पाया था कि राव बोल उठा। मुझे एहसान से इत्तेफाक है। हमारी हैसियत किसी तरह चोरों और डाकुओं से बेहतर नहीं। कौन कह सकता है कि हिंदुस्तान की दौलत जो हम यहाँ लुटा रहे हैं, हमको उसका हक है? हमारी जिंदगी से हिंदुस्तान को क्या फायदा पहुंच रहा है? खाक पत्थर। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जब तक इस दुनिया में इतने बेवकूफ लोग मौजूद हैं जो हम जैसे बेकारों को इसी बात का मौका देते हैं कि दिन दहाड़े उनकी जेब कतरें, जब तक हिंदुस्तान के मेहनत मजदूरी करने वालों को जूता खाने में मजा आता है, उस वक्त तक उन भेड़ के गल्लों के लिए सर खपाना और उनकी भलाई की कोशिश करना महज तज़िया औकात है। हम लोग जो खुशकिस्मत हैं और जिनके कब्जे में थोड़ी बहुत दौलत लूट खसूट कर आ गई है,
ان کو چاہیے کہ وہ بے فکری کے ساتھ خوب مزے اڑائیں، خدا معلوم کل کو کیا ہو۔ ارے یارو، خان صاحب نے چلا کر کہا، پالیٹکس کی باتیں ختم کرو۔ جہاں جاؤ شالی پالیٹکس دم کے پیچھے لگی رہتی ہے، اس سے تو نجات ملنی مشکل ہو گئی ہے۔ بڑے آئے ہیں بالشوک بننے والے، ہندوستان کو بالشوئزم سے کوئی تعلق نہیں۔ سنتے ہیں کہ روس میں عورتیں قومی ملک ہو گئیں، جس کا جی چاہے جس عورت کے ساتھ۔ احسان جو کھڑا ہوا تھا خان صاحب کی طرف مڑا اور ان کے کندھے پر ایک ہاتھ رکھ کر اس نے آہستہ آہستہ کہا، بس یہی سنا آپ نے روس کے بارے میں؟ ایک خبر اور سن لیجئے، میں سناتا ہوں۔ انقلاب کے پہلے آپ کی طرح کے جانور روس میں بھی پائے جاتے تھے۔ بالشویکوں نے ان کو اپنے کھیتوں کی کھاد بنا ڈالا۔ 6 فٹ لمبے لہیم شہیم پنجابی نوجوان نے بیچارے خان صاحب کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اس طرح سے جو باتیں کی تو ڈر کے مارے ان کا سارا نشہ ہرن ہو گیا۔ وہ نازک بدن، دبلے پتلے رئیس زادے تھے، اپنی کرسی پر دبک کر رہ گئے اور کھسیانے پن سے ہنس کر بولے، یار تم خفا ہو گئے، میں تو مذاق کر رہا تھا، مجھے کیا معلوم روس کے بارے میں، ایسی ہی سنی سنائی کہتا تھا۔ احسان جواب دیے بغیر دوسری طرف مڑ کر کسی اور سے مخاطب ہو گیا، ہیلو ایوری بڈی۔ دروازے کے پاس سے ایک نووارد لڑکی نے چلا کر کہا۔ لوگ ناچ رہے تھے، ایک دو آدمیوں نے اس کے سلام کا جواب دیا اور پھر ناچ میں مشغول ہو گئے، لیکن اعظم کا دل دھڑکنے لگا کیونکہ یہ جین کی آواز تھی۔ 2-3 گھنٹے دیر کر کے آخرکار وہ آ ہی گئی، لیکن یہ انتظار کس قدر تکلیف دہ، کتنا ناقابل برداشت تھا، اور اب جب اس کی آواز اعظم کے کانوں میں پڑی تو وہ تکلیف ایک ہیجان کی کیفیت سے بدل گئی۔ انتظار کے وقت اس کی حالت ایسی کمان کی طرح تھی جسے ایک زور آور شخص برابر کھینچتا چلا جاتا ہو اور وہ اتنی تن جائے کہ اس سے زیادہ کھینچنا ناممکن ہو، اور اب اعظم کے جذبات اسی طرح لرزاں تھے جیسے اس انتہا تک تنی ہوئی کمان سے تیر مارنے کے فوراً بعد اس کا تانت تھرراتا ہو۔ اعظم اپنی جگہ سے نہیں اٹھا، اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ وہ کس طرح جین سے ملے، لیکن جین کی نظروں نے چاروں طرف دیکھ کر اسے ڈھونڈ نکالا۔ وہ لپک کر اس کے پاس آ گئی اور اعظم کے چہرے کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر اپنی طرف اٹھایا۔ اعظم چپ رہا، اس کی زبان سے ایک لفظ بھی نہ نکل سکا۔ وہ محسوس کر رہا تھا کہ جین کی موجودگی کی وجہ سے رفتہ رفتہ اس کے دل کو سکون ہوتا جا رہا ہے، لیکن صرف اس کے دل کی اوپری سطح کا یہ حال تھا۔ اس سطح کے نیچے حسد کا طوفان برپا تھا۔ محبت کی روشنی اس کے دل کے تاریک محشرستان میں چراغ کے لرزاں شعلے کی طرح کمزور ہو کر بالکل غائب ہو جانے کے قریب تھی۔ پلیز پلیز اتنے تو مجھ سے خفا مت ہو، جین نے مسکرا کر کہا، کیا مجھ سے بالکل بات چیت تک بند کر دو گے؟ میں نے بہت کوشش کی وقت پر آنے کی، لیکن کیا کروں، کامیابی نہیں ہوئی۔ قصور میرا نہیں تو کیا میرا قصور ہے؟ اعظم نے اپنے دل میں کہا۔ پھر وہ زور سے بولا، جین تم 3 گھنٹے دیر کر کے آئی ہو۔ 1 گھنٹے کے قریب میں نے رسل اسکوائر پر تمہارا انتظار کیا۔ اگر تم نے پہلے سے کہہ دیا ہوتا کہ وقت پر نہ آ سکو گی تو مجھے انتظار نہ کرنا پڑتا۔ یہ کہنے کے بعد اسے اس بات پر تعجب ہوا کہ اس نے اتنے نرم لہجے میں جین سے بات کی۔ جین نے اعظم کے گال پر سے اپنے ہاتھ ہٹا لیے اور اس کے سامنے قصوروار بچے کی طرح گردن جھکا کر کھڑی ہو گئی اور کن اکھیوں سے اعظم کی طرف کبھی کبھی دیکھ لیتی۔ اس نے منہ بنا کر کہا، لیکن ڈارلنگ میں تو پہلے آنا چاہتی تھی، عین وقت پر کام میں پھنس گئی، کیا کروں، مجھے اپنے کپڑوں پر استری کرنا تھی۔ اس کے بعد میرے بھائی کے 2 دوست آ گئے اور زبردستی بھائی کے ساتھ مجھے سنیما گھسیٹ لے گئے۔ میں لاکھ کہتی رہی مگر انہوں نے ایک نہ مانی۔ بہت اچھی فلم تھی اور آج اس کا آخری دن تھا، اگر اب نہ جاتی تو پھر وہ تماشا بالکل دیکھنے ہی میں نہ آتا۔ سنیما جانا اور کپڑوں پر استری کرنا آپ کے نزدیک اتنا ضروری ہے کہ میرے 3 گھنٹے بیکار ضائع کیے جائیں؟ تمہیں شرم نہیں آتی یہ کہتے ہوئے کہ تم ضروری کام کی وجہ سے نہیں آ سکتی تھی؟ اعظم نے جھلا کر کہا۔ اسے ایک عجیب قسم کی افسردہ خوشی اس بات سے ہو رہی تھی کہ آخرکار جو کچھ اس کے دل میں تھا وہی اس کی زبان سے نکلا۔ اس طرح غصے میں آ کر اس نے کبھی جین سے باتیں نہیں کی تھی۔ اس کے فوراً ہی بعد اسے سخت رنج کا احساس ہوا۔ کیا یہ وہی لڑکی ہے جسے دیکھ کر 2 برس پہلے میں اپنے قابو سے باہر ہو گیا تھا؟ یہ 2 برس کس طرح گزرے، کبھی خوشی، کبھی رنج، کبھی پریشانی، اور اب یہ وقت آ پہنچا کہ میں غصے میں اس سے باتیں کر رہا ہوں اور اس کی باتوں سے مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ یہ ہے میری معشوقہ، اس لڑکی سے مجھے عشق ہے۔ عشق، محبت، کیا میں 2 برس سے اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہوں؟ خوفناک خیال۔ اتنے میں اعظم کے کانوں میں خان صاحب کے بولنے کی آواز آئی، یار یہ کون چھوکری ہے جو اعظم سے باتیں کر رہی ہے؟
गजब की गर्म मालूम होती है। यार मुझे बहुत पसंद, तुमसे इतनी दफा कह दिया चिल्लाकर मत बातें करो। ये लड़की आजम की माशूका है, अगर उसने तुम्हारी बातें सुन ली तो तुम्हारा सर तोड़ देगा, सिंह ने कहा। आजम को खान साहब की बदतमीजी पर गुस्सा आया। उसका ख्याल बढ़ गया। जेन ने उसके गले में दोनों हाथ डाल दिए और उसकी गोद में बैठ गई। फिर उसने आहिस्ता से कहा, मुझे माफ कर दो। और यह कहकर कब्ल इसके कि आजम कुछ जवाब दे, उसके लबों का बोसा ले लिया। उसी वक्त राव उनके पास से गुजरा और उसने हंसकर कहा, हाय, यहाँ इसकी इजाजत नहीं। जेन एकदम आजम की गोद से उठकर खड़ी हो गई। राव ने उससे हाथ मिलाकर कहा, खूब, आपने हम लोगों को सर्दी में 1 घंटा रसल स्क्वायर पर खड़ा रखा। मुझे बहुत अफसोस है। जेन ने कहा, मिस्टर राव, आप आजम से मेरी सिफारिश कर दीजिए। ये मुझसे इतने खफा हैं कि बात तक नहीं करते। अरे आजम, राव ने कहा, अहमक मत बनो। जो कुछ हुआ वो हुआ। उठो और जेन के साथ नाचो। हाँ आओ, जेन ने कहा और आजम का हाथ पकड़कर उसे घसीटकर कुर्सी से उठाया। ग्रामोफोन बज रहा था और उससे गाने की आवाज आ रही थी। इश्क हमें जिंदा करता है, इश्क हमें बचा लेता है, इश्क हमें खुश करता है, इश्क हमें गमगीन करता है, इश्क, अजीबो गरीब इश्क। जेन और आजम साथ साथ नाचने लगे। आरिफ घर जाने की फिक्र में था। उसकी शाम सारी जाए गई। सारी शाम, ख्याल तो करो, इतनी देर में कितना काम हो सकता था। जबानी इम्तिहान में तरह तरह के बेढंगे सवाल पूछे जाते हैं। उसके लिए जरूरी है कि आदमी अखबार पढ़ता रहे। इसी वजह से आरिफ हर रोज टाइम्स वजीफे की तरह पढ़ता था और कभी कभी उसमें से अच्छे अच्छे जुमले एक अलहदा कॉपी पर नकल भी कर लेता था। उसके बाद वो उन जुमलों को जबानी याद करने की कोशिश करता। अक्सर दोस्तों के साथ गुफ्तगू में वो इस तरह की बातें करता था जिसके दौरान में ये चुने हुए जुमले इस्तेमाल कर सके। उसे उम्मीद थी कि इस तरह से रफ्ता रफ्ता न सिर्फ उसकी अंग्रेजी जबान की महारत बेहतर हो जाएगी, बल्कि टाइम्स अखबार के ख्यालात उसके दिमाग में अच्छी तरह से जम जाएंगे। उस अखबार का नुक्ता नजर इंग्लिस्तान के बड़े साहिबों का नुक्ता नजर होता है। जो बात टाइम्स में छप जाए उसे नीम सरकारी समझना चाहिए। आरिफ चाहता था कि वो सरकारी ख्यालात में बिल्कुल डूब जाए और जब इम्तिहान का वक्त आए तो उसके कलम से और उसकी जबान से एक हर्फ भी ऐसा ना निकले जिससे इंपीरियलिस्ट मुमतहिनों को किसी किस्म का इख्तिलाफ हो सके। औरों की राय को अपना बनाते बनाते उसका दिमाग ग्रामोफोन की तरह हो गया था, लेकिन उसे इस बात का एहसास बिल्कुल नहीं था। झूठे नकली सिक्के इस्तेमाल करने की उसको इतनी आदत हो गई थी कि वो उन्हें सच्चा समझने लगा था। और क्यों उसकी जहनियत ऐसी ना होती। उसके खानदान में दिन रात इस बात की दुआएं मांगी जाती थी कि किसी तरह से वो आईसीएस के इम्तिहान में कामयाब हो। हिंदुस्तान में यूनिवर्सिटी के तालिब इल्मों में अक्सर का मंसूबा यही होता है कि वो सरकारी नौकरी करें। उसके अक्सर दोस्त किसी न किसी इस किस्म के इम्तिहान की तैयारी में लगे रहते थे। इंग्लिस्तान में भी ज्यादातर हिंदुस्तानी तालिब इल्म इसी जुमरे में गिने जा सकते हैं। थोड़े से जो इस जुमरे से बाहर थे, आरिफ उनसे हमेशा दूर दूर रहता। सिर्फ एक नईमुद्दीन ऐसा शख्स था जिसके यहाँ आरिफ दूसरे तीसरे महीने आ जाया करता था, और उसकी भी ये वजह थी कि नईम उसका दूर का रिश्तेदार होता था। इसके अलावा हिंदुस्तानी तालिब इल्मों के यूनियन में कभी कभार चला जाता, हिंदुस्तानी करी और चावल खाने के लिए। लेकिन वो हमेशा देखभाल कर ऐसे ही तालिब इल्मों के साथ मेज पर बैठता था जो उसकी तरह किसी सरकारी इम्तिहान की तैयारी करते होते। उसे वो वाकया याद था जब जगह न होने की वजह से उसे एक दफा एहसान और राव के साथ मेज पर बैठकर खाना पड़ा, और एहसान ने उससे सख्त बेतुके सवाल पूछना शुरू किए और तंजो तान की वजह से चैन से खाना मुश्किल कर दिया। एहसान ने उससे पूछा, आरिफ साहब, अगर आप किसी जिले में मजिस्ट्रेट हुए और हम लोगों ने वहां सियासी शूरिश शुरू की तो आप हमें जेल खाने भेजेंगे या नहीं? आप हमारे जुलूसों पर गोली चलाने का हुक्म देंगे या नहीं? और उसने परेशान होकर जवाब दिया था, ड्यूटी इज ड्यूटी। लेकिन आप ये क्यों फर्ज करते हैं कि मैं बेकसूर लोगों को कैद करूंगा और बेजुर्मों पर गोलियां चलवाऊंगा? इस जवाब पर एहसान जोर से कहकहा मारकर हंसा था और उसने कहा था, तो ये कहिए, आपने अभी से गैर मुल्की अंग्रेजी हुकूमत की ड्यूटी को अपनी ड्यूटी तस्लीम कर लिया है और उसके बजा लाने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो और क्या करें? राव ने कहा था, सरकार का हुक्म बजा लाने के कायदे जाहिर हैं, दौलत, ताकत और थोड़ी बहुत गरीब नेटिव्स पर हुकूमत। तुम ऐसे पागलों का साथ देने में जर्रा बराबर भी फायदा नहीं, उल्टे नुकसान ही है। पहले तो कोई तवज्जो ही नहीं करता। आप लाख आजादी आजादी चिल्लाया कीजिए, अगर बहुत गला फाड़ा, आसमान सर पर उठाया, तो जेल खाने की हवा खाइए।
बीवी बच्चे भूखे मरे। 2-3 बरस बाद जब कैद से निकलिए तो वहां की रेत मिली हुई रोटियां खाते खाते सेहत ऐसी लाजवाब हो जाती है कि क्या कहना। बस उसके बाद सिर्फ एक रास्ता खुला रह जाता है, इबादत का। घर में बैठकर खुदा को याद कीजिए और थोड़े दिनों के बाद दूसरी दुनिया को सिधारिए। जब दूसरा रास्ता इस मंजिल पर पहुंचाता हो तो फिर आरिफ ने क्या कसूर किया अगर अंग्रेजी रास्ता पकड़ा। ठीक ठीक, बिल्कुल ठीक, एहसान ने कहा। अकबर कह गया है ना, खा डबल रोटी क्लर्की कर खुशी से फूल जा। मुश्किल सिर्फ यह है कि अब तो डबल रोटी और क्लर्की भी नहीं मिलती, इसलिए हम शरीफ नौजवानों में अक्सर को भूखों की पलटन में शामिल होना पड़ता है। इसी तरह गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहा। आखिरकार आरिफ जल्दी जल्दी खाना खाकर उस मेज से उठ गया। खुदा खुदा करके उसे इन आजाद ख्याल तालिब इल्मों से निजात मिली थी। उसके दिल में इस किस्म के तालिब इल्मों की तरफ से एक किस्म की नफरत सी थी। ये हम लोगों से हसद करते हैं, आरिफ का ख्याल था। वही नौकरियां जिनका ये मजाक उड़ाते हैं, अगर इनको मिल जाएं तो खुद बड़ी खुशी से कबूल कर लेंगे और फिर तमाम नेशनलिज्म और बाल्शविज्म हमेशा के लिए भुला देंगे। असल में ये लोग मेहनत से भागते हैं, जानते हैं कि कभी इनसे मुश्किल इम्तिहान पास न किए जाएंगे, इसलिए लंदन में बैठकर खूब पॉलिटिक्स बगाड़ते हैं और गवर्नमेंट को गालियां देते हैं। हिंदुस्तान पहुंचकर सारी शेखी निकल जाती है। जिस मजिस्ट्रेट का यहाँ मजाक उड़ाते हैं उसी को सलाम करने रोज उसके बंगले पर पहुंचते हैं और उसके अर्दली तक की डांट सुनते हैं। आरिफ ने देखा कि राव और एहसान एक कोने में बैठे हुए बातें कर रहे हैं। उसे इस बात से खुशी हुई कि वो दोनों उसके पास नहीं। आरिफ नहीं चाहता था कि उन लोगों के हलके में फंसे। वो खामोशी से अपनी जगह से उठा। कमरे में जो लड़कियां थी उन पर उसने नजर डाली। उसे बेसाख्ता ख्वाहिश हुई कि किसी लड़की से वो भी मिले, उसके साथ नाचे और फिर उसकी सोहबत का लुत्फ उठाए। जो शिकस्त उसको हुई वो अभी तक उसके दिल में खटक रही थी। उसने तहैया कर लिया कि अगर वहां कोई लड़की उसके साथ जाने पर राजी न हुई तो वो पिकाडली के करीब गलियों में किसी सड़क पर टहलने वाली रंडी को अपने साथ ले जाएगा। कमरे में सिगरेट का धुआं भरा हुआ था। रोशनी भी कुछ ज्यादा तेज नहीं थी। आतिशदान में अंगारे दहक रहे थे, उनमें से शोले निकलना बंद हो गए थे। सियाह पर्दों के पीछे कोई लड़का मालूम होता था किसी लड़की को प्यार कर रहा है। लड़की की दबी हुई हंसी की आवाज, मौसीकी की चीख, गुफ्तगू, कहकहा, नाचते हुए जोड़ों का बार बार घूमना, ये सब चीजें आरिफ की तबीयत में एक हैजान पैदा कर रही थी। वो एक सियाह बालों वाली छोटी मोटी लड़की के पास गया और मुस्कुराकर उससे पूछा, क्या अब की बार आप मेरे साथ नाचेंगी? लड़की आरिफ की तरफ मुड़ी और उसने भी मुस्कुराकर जवाब दिया, जरूर। आरिफ उसके साथ नाचने लगा। उसे उस लड़की की शख्सियत से कोई सरोकार न था। वो तो सिर्फ ये महसूस कर रहा था कि एक नर्म और नाजुक जिस्म उसके दिलो दिमाग को गर्मी पहुंचा रहा है। राव नईमुद्दीन को अलग ले जाकर उससे बातें कर रहा था। अरे नईम, तुम्हें क्या हो गया? मैंने आज तक तुम्हें किसी के लिए सरगर्दा नहीं पाया, लेकिन आज तुम शीला का पीछा ही नहीं छोड़ते। कई घंटे से तुम उसी के गिर्द मंडला रहे हो। कम से कम तुम्हें ये तो ख्याल करना चाहिए कि मैंने उसे यहाँ मदऊ किया है और वो मेरी दोस्त है। या तो आप किसी लड़की पर नजर ही नहीं डालते थे, या आपकी तबीयत किसी औरत की तरफ माइल भी हुई तो एक दोस्त की चीज पर डोरे डालने लगे। नईम हंसा। दर्जनों लड़कियां तुम्हारी दोस्त हैं, अगर एक कम हो गई तो तुम्हें मालूम भी ना होगा। लेकिन सच बताओ, क्या शीला से तुम्हें वाकई दिलचस्पी है? राव कुछ कहने भी ना पाया था कि शीला बोल उठी, ये मेरे खिलाफ आप दोनों क्या साजिश कर रहे हैं? शीला की हंसती हुई आवाज जरा दूर से आई। उसने नईम और राव की बातों में अपना नाम शायद सुन लिया था। वो अपनी जगह से उठी और राव और नईम के बीच में खड़ी हो गई। तुम्हारे खिलाफ साजिश? भला किसकी मजाल है? राव ने कहा। इस वक्त तो बहस ये थी कि तुमसे इश्क किया जा सकता है या नहीं। नईम का चेहरा सुर्ख हो गया। उसे राव पर कुछ गुस्सा सा आया। उसने सोचा कि शीला अपने दिल में उसे कितना अहमक ख्याल करती होगी। यह तो बड़ी दिलचस्प बात है, शीला ने मुस्कुराकर कहा। और आप लोग किस नतीजे पर पहुंचे? वही जो मैं तुमसे हमेशा से कहता चला आया हूं कि तुम इश्क को जरूरत से ज्यादा अहमियत देती हो। जिनसी ताल्लुकात के अलावा उसमें कुछ भी नहीं, और बाकी जो कुछ मोहब्बत के बारे में लोग कहते हैं वो सब असलियत को छुपाने के लिए शायरी के पर्दे हैं। चूंकि हम हिंदुस्तानियों में तुम मगरिब के वैश्यों के मुकाबले में रूहानियत ज्यादा होती है, इसलिए हम हर चीज की असलियत को तुमसे बेहतर समझते हैं और हकीकत के रास्ते पर तुमसे ज्यादा आसानी के साथ पहुंच सकते हैं। यही वजह है कि मर्द और औरत के बाहमी ताल्लुकात की जड़ तक पहुंचकर हमारी सोसाइटी ने उसको मजबूती से थाम लिया। हमने अपने घरों से इश्क और मोहब्बत को कूड़े की तरह निकाल कर फेंक दिया, जैसे काबुल के खानों में बंद करके
कबूतरों के जोड़े लगाए जाते हैं, उसी तरह हमारे यहाँ नर और मादा इंसान बड़े धूम धड़क्के के साथ एक कोठरी में बंद कर दिए जाते हैं। इस रस्म को हम शादी कहते हैं। जरूर किसी दिल्लगी बाज ने यह नाम रखा होगा। मिस शीला ग्रीन, आप बहुत से हिंदुस्तानियों से मिली, मगर मालूम होता है आप पर हमारी रूहानी तहजीब का जरा भी असर नहीं पड़ा। शीला हंसने लगी। नईम भी मुस्कुरा रहा था। वो सोच रहा था कि राव के इस बेतकल्लुफी से बातें करने के क्या मानी हो सकते हैं। क्या वो शीला पर आशिक है? नहीं, अगर ऐसा होता तो उसने मुझसे जरूर इस बात का जिक्र किया होता। शायद राव और इस लड़की का कॉलेज में साथ रहा हो और वहीं इन दोनों की दोस्ती हो गई हो। अच्छा हुआ कि राव इस किस्म की बातें शीला से कर रहा था। अगरचे नईम खुद किसी लड़की से इस तरह खुली हुई बातें कभी न कर सकता था, लेकिन उसने महसूस किया कि चूंकि वो इस गुफ्तगू में शामिल था, इसलिए वो भी शीला के साथ अब बेतकल्लुफी का बर्ताव कर सकेगा। अब उसे यकीन हो चला था कि वो उन जरूरत से ज्यादा मुहज्जब औरतों में नहीं थी जिनके साथ दिल खोलकर बातें करते हुए इस वजह से डर मालूम होता है कि कोई लफ्ज ऐसा ना इस्तेमाल हो जाए जिसे वो नाशाइस्ता ख्याल करें। शीला ने हंसकर कहा, और तुम इस रूहानी तहजीब के कितने अच्छे नमूने हो। मैं तो जरूर तुम्हारी रूहानियत का शिकार हो जाती अगर तुम्हारा जिस्मानी हुस्न इतने गजब का ना होता। तुम्हारे साथ कोठरी में बंद होने को दिल ही नहीं चाहता। तुम्हें देखकर तो मंदिर के पुजारियों की तरह सर्वसजूद होने की ख्वाहिश होती है। राव भी हंसने लगा। अब मैं खुदकुशी कर लूंगा, उसने कहा। मेरी बातों का तुम पर कुछ असर ही नहीं होता। हर मर्तबा जब मैं तुमसे इजहार इश्क करता हूँ, तुम कोई नया उज्र, कोई नया बहाना, कोई नई बात निकाल कर मुझे टाल देती हो। मशरिक की रूहानियत, मगरिब की मादियत, मेरा हुस्न, अपनी जवानी, किसी चीज का भी तो आप ख्याल नहीं करती। शीला ग्रीन, मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका। मैं जाता हूँ, खुदा हाफिज। वो शीला के सामने झुका और फिर मुड़कर तनता हुआ कमरे के दूसरे हिस्से में चला गया, जैसे सिपाही मोर्चे पर शहीद होने के लिए जाता हो। और वहां जाकर वो दूसरे लोगों से हंसी मजाक करने लगा। शीला और नईम अपनी जगह पर अकेले खड़े रह गए। मुझे राव पसंद है, शीला ने नईम से कहा। मैं कई बरस से इससे वाकिफ हूँ, लेकिन इस शख्स में मैंने कभी कोई तब्दीली नहीं पाई। इससे बातें करने पर यह मालूम होता है कि वो दुनिया में किसी चीज को अच्छी नजर से नहीं देखता, खुसूसन वो चीजें जिन्हें आम इंसान इज्जत की नजर से देखते हैं। जो कोई राव को अच्छी तरह नहीं जानता, वो उससे पहली बार मिलकर जरूर यही समझता होगा कि इस शख्स का दिल पत्थर का है। ना तो इसे किसी चीज से उन्स है और न किसी चीज का लिहाज, लेकिन दरअसल ऐसा नहीं। मेरा भी वो बहुत अजीज दोस्त है, नईम ने कहा, और मेरे जानने वालों में वो सबसे ज्यादा ज़हीन तालिब इल्म है। लेकिन कभी कभी मुझे उसकी जहानत बेकार और बेफैज सी मालूम होती है। आसानी से इम्तिहान पास कर लेना और मजेदार बातें करना हमारे लिए काफी नहीं। मुझे जब कभी इस बात का ख्याल आता है कि राव यहाँ से वापस जाकर हिंदुस्तान में क्या करेगा, तो मेरी समझ में इस सवाल का कुछ जवाब नहीं आता। अक्सर हिंदुस्तानी तालिब इल्मों के बारे में मुझे ये फिक्र नहीं होती। दुनिया में उनका होना ना होना बराबर है। लेकिन राव जो अपनी जहानत की वजह से हर बात को फौरन समझ लेता है, हर बात की तह तक 1 मिनट में पहुंच जाता है, वो भी अगर इसी गिरोह में गुम हो जाए तो मुझे रंज होगा। हाँ, तुम ठीक कहते हो नईम। हिंदुस्तानी तालिब इल्म इतनी बढ़ बढ़कर बातें करते हैं कि जमीन और आसमान के कुलाबे मिला देते हैं। उनसे बढ़कर बातूनी मैंने और किसी कौम को नहीं पाया। वो घंटों तक मुसलसल असल मजमून को छोड़कर जरा जरा से नुक्तों पर बहस करते चले जाते हैं। मजाक करते हैं तो एक दूसरे की धज्जियां उड़ा देते हैं और चिल्लाते इस कदर हैं कि मालूम होता है आपस में मारपीट हो जाएगी। जब कभी मैं हिंदुस्तानी तालिब इल्मों से मिलती हूँ तो मेरे दिल में ये सवाल पैदा होता है कि ये लोग जिनकी बातों में इस कदर इन्हिमाक मालूम होता है और जिनकी नजरों में इस कदर कशिश है, क्या उनकी जिंदगी भी जोशो खरोश से भरी हुई होगी? वो रुक गई। नईम भी कुछ नहीं बोला। थोड़ी देर की खामोशी के बाद शीला ने आहिस्ता से कहा, कम से कम एक हिंदुस्तानी को तो मैं जानती हूँ जिसके बारे में इस सवाल का जवाब इस बात में दिया जा सकता है। नईम ने बेसाख्ता सवाल किया, कौन? उसका क्या नाम है? तुम उसे ना जानते होगे। मैं कई बरस हुए उससे स्विट्जरलैंड में मिली थी। फिर उसने इधर उधर देखकर कहा, नईम, क्या तुम नाचते नहीं? मैं इतनी देर से तुम्हारे यहाँ हूँ, तुमने एक बार भी मुझे नाचने की दावत नहीं दी। वाह, आप अच्छे मेजबान हैं। नईम फौरन समझ गया कि शीला सिर्फ बात टालने के लिए ये कह रही है। वो मुस्कुरा रही थी मगर उसकी आंखों में गमगीनी झलक रही थी। मालूम होता था कि वो उस कमरे में कैद है। हर चीज और हर शख्स उस वक्त उस पर बार हो रहा है। खुद अपनी आवाज जैसे उसे खोखली बेरंग मालूम हो रही है। उसने नईम की तरफ यूं देखा
जिससे जाहिर होता था कि वो अपनी जबान से इल्तिजा किए बगैर उसकी मदद, उसकी हमदर्दी की फास्तगार है। क्यों क्यों, नईम ने अपने दिल में सवाल किया, और ये सवाल बंदूक की गोली की तरह दिलो दिमाग के पार हो गया। मुझे नाचना अच्छी तरह नहीं आता, नईम ने कहा। तुम्हें मेरे साथ नाचने में बिल्कुल लुत्फ नहीं आएगा, लेकिन अगर तुम अपने पैरों के कुचल जाने की परवाह न करो तो मैं बखुशी तुम्हारे साथ नाचूंगा। अगर इसका मुझे डर होता तो मुझे आज तक नाचना ना आता, शीला ने हंसकर कहा। शीला और नईम ने नाचना शुरू किया। उनके पांव मौसीकी के ताल के साथ उठ रहे थे, लेकिन उनमें एक किस्म की आहिस्तगी, एक किस्म का भारीपन था। नईम का मुंह और उसकी नाक शीला के बालों से कभी कभी छू जाते थे। शीला का दाहिना हाथ नईम के बाएं हाथ में था। नईम ने महसूस किया कि शीला का हाथ बर्फ की तरह ठंडा है। उसने उसके हाथ को जोर से दबाया। नईम के दिल में एक तूफान बरपा था। इस बेखुदी के आलम में कभी कभी एक धुंधला सा ख्याल उसके दिमाग में आता और फिर गायब हो जाता। यह मुसर्रत जो इस लड़की के करीब होने से मेरे रगोपे में बिजली की तरह सरायत कर गई है, कितनी देर कायम रहेगी? नईम, नईम, क्या तुम्हें इस लड़की से मोहब्बत हो गई? मोहब्बत का नाम क्यों बदनाम करते हो? तुम समझते भी हो मोहब्बत क्या है? तुम पर बेखुदी सी छाई जा रही है। नईम, तुम्हारा दिल मोहब्बत के लिए बना है, जिस तरह शहद के छत्ते में शहद भरा होता है। तुम्हें झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आती? बदनसीब, तुम्हें अभी तक ये भी नहीं मालूम हुआ कि तुम इस लायक नहीं। फिर मैं क्या करूं? बराए खुदा मुझे बताओ, क्या इस करबला में बिल्कुल प्यास बुझाने की इजाजत नहीं? तुम प्यासे ही नहीं, तुम्हारा दिल बेकारी की वजह से अब किसी काम का नहीं रहा। तुम उन मुसाफिरों से भी बदतर हो जो थक कर रास्ते में गिर पड़े या जो वापस जाने पर आमादा हैं। तुम चले ही नहीं। आह, लेकिन इसके लब, इनकी हलावत, इनकी नरमी, इनकी हरारत आमेज तरी, इसकी पलकें जो बार बार इतनी खामोशी से हिलती हैं, और इसकी बड़ी बड़ी आंखों में वो दो बारीक तेज चमकते हुए नुक्ते जो इधर से उधर होते रहते हैं। इसका सारा जिस्म, ये सब मेरे हैं। इन्हें मेरा होना चाहिए। इस दुनिया में आज तक कोई चीज मुफ्त मिली है? तुम्हारे पास क्या है? तो क्या मेरी निजात की कोई सूरत नहीं? खुशी के सब दरवाजे मेरे लिए हमेशा के लिए बंद हो गए? जब तक नाच होता रहा, शीला और नईम पर कामिल सुकूत छाया रहा। बाजे के एक बार के रुक जाने से वो जैसे एक ख्वाब से चौंक उठे। वो भी रुक गए और एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए कमरे के एक गोशे की तरफ बढ़े। और वहां पहुंचकर नईम ने बहुत आहिस्ता से, इतनी धीमी आवाज में जो मुश्किल से सुनाई देती, सिर्फ एक लफ्ज कहा, शीला, और उसके हाथों को चूम लिया। शीला ने भी बहुत आहिस्ता से कहा, नईम, और उसके हाथ को जरा सा दबाकर छोड़ दिया।